गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद। आप लोग को एडवांस टारगेट चैनल में स्वागत है। देखिए, आप लोग के लिए हम इकोनॉमिक्स चैप्टर का लेकर आए हैं। देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी। देखिएगा, पहले इकोनॉमिक्स का आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बता दे क्या है। देखिएगा क्या है, आप लोग को इकोनॉमिक्स जो है आप लोग को एग्जाम में 16 मार्क्स से पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 16 मार्क्स, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव जो है 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का? और सब्जेक्टिव भी कितने मार्क्स का? 8। टोटल कितने हो गए? 16। तो पूछ दिया जाए कि बताइए इकोनॉमिक्स जो है एग्जाम में कितना मार्क्स से पूछा जाता है, तो टोटल 16 मार्क्स का। लेकिन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन कितना आएगा एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव जो है टोटल क्वेश्चन आएगा 16। कितना आएगा? 16 आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करना है 16 क्वेश्चन को। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? एक। तो टोटल कितने नंबर आएंगे? 8 नंबर, ठीक है। 16 क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन को बनाना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। उसी तरह सब्जेक्टिव भी देखिए 8 मार्क्स का है। इसमें भी दो टाइप से पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का मिलेगा? 4 नंबर का मिलेगा। जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन की टोटल संख्या आप लोग को देखने को मिलेगा 4 गो, ठीक है, 4 गो मिलेगा। जिसमें आप लोग को कितना सोल्व करना है? 2 गो सोल्व करना है। 2 गो सोल्व कीजिएगा और दोनों 2-2 नंबर का रहेगा, तो 2 दूना कितना हो गया? 4, टोटल 4। उसी तरह लॉन्ग में 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को 2 गो, बनाना रहेगा के गो? 1 गो बनाइएगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का? 4 नंबर का। टोटल कितना नंबर हो गया? 4। तो देखिए यहाँ भी 4 कितने हुए? 8 ऑब्जेक्टिव, 8 सब्जेक्टिव, टोटल कितने हो गए? 16। तो इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग जान गए कि इकोनॉमिक्स जो है एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है? 16 नंबर का। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब देखिएगा, इकोनॉमिक्स जब पढ़िएगा तो आप लोग को टोटल इकोनॉमिक्स में 7 चैप्टर नजर आएंगे। कितने चैप्टर? 7 चैप्टर नजर आएंगे। देखिएगा, आप लोग को चैप्टर का नाम बता दे। पहला है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का क्या? इतिहास। दूसरा चैप्टर पढ़ना है राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय। और तीसरा चैप्टर में पढ़ना है मुद्रा बचत एवं साख, मुद्रा बचत एवं साख। और चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा है रोजगार एवं सेवाएं। पांचवा चैप्टर क्या है? रोजगार एवं सेवाएं। और छठा क्या है? वैश्वीकरण। छठा क्या है? वैश्वीकरण। और सातवां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो हम लोग देखिए इकोनॉमिक्स में टोटल कितने टॉपिक हैं? 7 चैप्टर हैं। और एक चैप्टर जो है आप लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग को फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे अर्थशास्त्र के बारे में, कहाँ से कैसे हुआ। जो देखिएगा लिखा है यहाँ पे पॉइंट में लिखे कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा यूनान शब्द देखिएगा लिया गया है ओइकोनोमिया से हुई है। पूछ देगा कि बताइए जो अर्थशास्त्र जो शब्द है, इकोनॉमिक्स जो शब्द है, कहाँ से हुई है, कौन सा शब्द से उत्पन्न हुई है, तो बताइएगा ओइकोनोमिया शब्द से हुई है, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घरेलू प्रबंधन होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घरेलू प्रबंधन, मतलब घरों को काम काज, छोटा मोटा जो काज होता है वो, ठीक है। फिर पूछ देगा कि बताइए अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो बताइएगा एडम स्मिथ। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। कोई दिक्कत? चलिए, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक इनका है द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो बताइएगा एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देखिएगा, हम लोग को चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। तो देखिएगा, हम थोड़ा सा निकाले हैं किताब में, आप लोग का है भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पहले भारतीय का स्थिति कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली थी।
भारत को कब आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली थी। लेकिन आज़ादी से पहले भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते होंगे कि भारत पहले किसका गुलाम था? अंग्रेजी शासन का गुलाम था। लेकिन उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। लेकिन अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया को भरपूर शोषण किया। कैसे किया? भरपूर शोषण किया, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद हो गई, मतलब धीमी हो गई। मतलब उस समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब अंग्रेज आए भारत, तो भारत को गुलाम बनाए और उन पर काची करने लगे, शोषण करने लगे, जिसके कारण भारतीय की अर्थव्यवस्था काची हो गई, डगमगा गई, या बोल सकते हैं गति मंद हो गई या धीमी हो गई। कोई दिक्कत? फिर लिखा है पॉइंट में, देखिए लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो। इनका नीति था अंग्रेजों का कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, इंग्लिश में डिवाइड एंड रूल बोला जाता है। डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को लगभग 200 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक उपनिवेश बनाकर रखा था। काचे बनाकर रखा था? उपनिवेश बनाकर रखा था, जिसके कारण भारत में लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी विकास नहीं हुआ। अब बताइए, आप किसी पर शोषण कीजिएगा, मतलब शोषण कीजिएगा तो उस पर बताइए उसका विकास होगा? नहीं ना होगा। इस तरह भारत को शोषण बना के रखा गया था अंग्रेज के द्वारा, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। देखिए एक शब्द आया उपनिवेश, देखिएगा एक शब्द आया ना कि भारत को क्या बना कर रखा था? उपनिवेश। तो यहाँ से लिखिएगा उपनिवेश क्या है, क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ से उपनिवेश क्या है, लिखिए उपनिवेश क्या है या उपनिवेश किसे कहते हैं? बोले, लिखिएगा उपनिवेश किसे कहा जाता है। लिखिएगा जब एक देश दूसरे देश पर जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व या गुलाम स्थापित कर लेता है, अपना वर्चस्व कहने के मतलब अधिकार, अपना वर्चस्व या गुलाम स्थापित कर लेता है, उसे उपनिवेश कहा जाता है। उसे उपनिवेश कहा जाता है। उसे उपनिवेश कहा जाता है। कोई दिक्कत? देखिएगा उपनिवेश का मतलब समझ गए कि जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व या गुलाम स्थापित कर लेता है, उसको क्या बोला जाता है? उपनिवेश। तो पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट में लिखना है कि भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों का क्या रहा? गुलाम रहा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलिए इसके बाद देखिएगा हम लोग को फिर पढ़ना है अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? ये आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बताए, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास बताए कि कैसे भारत का पहले इतिहास था, कैसे कैसे मतलब विकास हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाकर हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। चलिए लिखिएगा, लिखना है आप लोग को अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था
किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बोले, लिखिएगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा एवं संरचना है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा एवं संरचना है जिसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा एवं संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, देखिएगा, अर्थव्यवस्था को समझिएगा। हम लोग जितने भी हैं, हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं लोगों को कि जितने भी लोग जो हैं सब अपने अपने कामों में क्या हैं? बिजी हैं, व्यस्त है कि नहीं है? सबका काम अलग अलग है। देखिए, जैसे में किसी का काम है किसान करना, ठीक है, किसी का काम है शिक्षक, जैसे शिक्षक का काम क्या है? स्कूलों में पढ़ाना, स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, ठीक है। और मजदूरों का काम क्या है? फैक्ट्रियों में काम करना, लेबर मजदूरों में काम करना, ठीक है। तो इन लोगों का उद्देश्य क्या है? सब तो काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का उद्देश्य क्या है बताइए? तो इन लोगों का उद्देश्य है मुख्य रूप से पैसा कमाना। क्या कमाना? पैसा, धन जिसको बोल सकते हैं, पैसा कमाना। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था हम लोग को क्या सिखाती है? पैसा कमाने के लिए सिखाती है, ठीक है। अब कोई भी काम कर दीजिए, सब जो है कोई भी काम कीजिएगा, किसी काम के बदले जो भी पैसा प्राप्त होगा वही तो होगा अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसमें हम लिखा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा एवं संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, क्रिया कहने का मतलब कोई काम। अब कोई काम जैसे लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कृषि हो गया, एग्जाम्पल में लिख लीजिए जैसे कृषि हो गया, कृषि हो गया। फैक्ट्री लिख लीजिए, फैक्ट्री में लोग कमाते हैं। स्कूल कॉलेज लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए, ये अर्थव्यवस्था समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलिए, इसमें देखिए आर्थिक क्रिया आया है, तो आर्थिक क्रिया क्या है? यही ना है, बताइए क्या है? कृषि हो गया, तो कृषि बताइए कौन काम करते हैं? किसान लोग काम करते हैं कृषि में, है कि नहीं। फैक्ट्री में लेबर मजदूर काम करते हैं। स्कूल कॉलेज में शिक्षक लोग पढ़ाते हैं। सबका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के साथ साथ उन लोग को और उद्देश्य है कि हम जितने भी कमाते हैं पैसा, सब पैसे से क्या करते हैं? अपना परिवार को क्या करते हैं? भरण पोषण करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। चलिए, पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा। अर्थव्यवस्था के द्वारा दो प्रमुख कार्य है। अर्थव्यवस्था के द्वारा दो प्रमुख कार्य है, दो प्रमुख कार्य है, दो प्रमुख कार्य है। पूछ देगा कि बताइए अर्थव्यवस्था के द्वारा कितने प्रमुख कार्य है? दो। बुक के अनुसार देखिएगा, मिल जाएगा बुक में, कितने कार्य हैं? दो। पहला लिखिएगा लोगों की आवश्यकताओं की, पहला लिखिएगा लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। लिख लिए। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करती है? उत्पादन करती है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट में लिखना है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। लिख लिए। चलिए, अब इसके बाद आइए कुछ पॉइंट में लिखिएगा, कुछ
लिखिएगा कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा, कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। परिभाषित गलत लिखा हुआ है, चलिए परिभाषित। लिख लिए। चलिए पहला देखिएगा, पहला अर्थशास्त्र है, पहला है आर्थर लेविस। पहला अर्थशास्त्री थे आर्थर लेविस। देखिएगा आर्थर लेविस का क्या कहना है अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन, बोले देखिएगा आर्थर लेविस का कहना है कि अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। एक इनका कहना था आर्थर लेविस का, ठीक है। इनके द्वारा कहना था, आर्थर लेविस का कहना है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करती है, प्रयोग करती है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है ब्राउन। देखिए ब्राउन का क्या कहना है, लिखिएगा, बोले लिखिएगा। ब्राउन का कहना है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन का कहना है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन का कहना है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है, प्रणाली है। किनके द्वारा कहा गया था? ब्राउन अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा गया था। ब्राउन अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था। एक छोटा सा और लिखिएगा, इसी को थोड़ा सा शब्द में लिखना है, नोट में करके लिखिएगा। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अपनी आजीविका मतलब समझे, अपनी जीवन यापन करते हैं, ठीक है, अपनी आजीविका चलाते हैं।
कोई दिक्कत? देखिए फिर से हम बोल देते हैं इसको। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका कहने का मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अर्थव्यवस्था जब डिफिनेशन लिखा है तो उसमें आया था आर्थिक क्रियाएं, आया था कि नहीं आया था? अर्थव्यवस्था हम लिखा है तो डिफिनेशन ना, अर्थव्यवस्था क्या है डिफिनेशन बताइए? अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा एवं संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। तो लिखिएगा आर्थिक क्रियाएं क्या है या किसे कहते हैं? लिखिएगा आर्थिक क्रियाएं क्या है या किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं क्या है? लिखिएगा आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो लिखिए वे सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा फलस्वरूप आय पैसा की प्राप्ति होती है। आय बोले तो इनकम, इनकम बोले तो पैसा। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा फलस्वरूप आय पैसा की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा फलस्वरूप आय पैसा की क्या होती है? प्राप्ति होती है, उसे क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। लिख लिए? उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार। कृषि से संबंध में अपना आय पैसा की प्राप्ति हो जाता है। कोई उद्योग में, फैक्ट्रियों में जाकर आय पैसा की प्राप्ति कर रहा है। कोई व्यापार करके अपना इनकम कमा रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो जैसे में लिखिएगा कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन इत्यादि। लिख लिए? हो गया? पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिखिएगा आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। पॉइंट में लिखना, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। पूछ देगा कि बताइए आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताइएगा जीविकोपार्जन। क्या है? जीविकोपार्जन होता है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन। ठीक है, अब कहिएगा भैया जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है कि नहीं? तो जीविकोपार्जन का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? बताइए, पैसा की, है कि नहीं? अगर पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जीविकोपार्जन का अर्थ होता है कि जीवन जीने के लिए पैसा कमाना, जीवन जीने के लिए पैसा कमाना। ठीक है, जीविकोपार्जन का अर्थ क्या होता है? तो जीवन यापन करने के लिए या जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, यापन करने के लिए क्या करना? पैसा कमाना, कमाना। यही है जीविकोपार्जन का अर्थ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट में लिखना है विकसित देशों की आय में, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए, अगला पॉइंट में लिखना है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। पूछ देगा कि बताइए विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किसका वृद्धि का प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है।
आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। लिख लिए? चलिए, इसके बाद लिखिएगा, हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना से आप क्या समझते हैं। हेडिंग डालिएगा, अर्थव्यवस्था के ढांचा, अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना, संरचना से आप क्या समझते हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना से आप क्या समझते हैं, बोले। आंसर लिखिएगा, अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के हिसाब से बांटना ही, अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के हिसाब से बांटना ही अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना कहलाता है। लिख लिए, अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के हिसाब से बांटना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना कहलाता है। लिख लिए? पूछ देगा कि बताइए अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग को बताना है कि अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के हिसाब से बांटना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना कहलाता है। आप कहिएगा भैया क्षेत्र है क्या, तो लिखिए पॉइंट बनाकर लिखिएगा, अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पूछ देगा कि बताइए अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो बताइएगा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। लिख लिए? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिएगा 3 क्षेत्र में कौन कौन सा है, एक देखिएगा इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए 3 क्षेत्र कौन कौन सा है। पहला कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, पहला प्राथमिक क्षेत्र हो गया, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र हो गया, और तीसरा लिखिएगा तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। पूछ देगा कि बताइए अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो बताइएगा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, इसका देखिए एग्जाम्पल हम लिखवा देते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र है, इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र है, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र है। तो यहीं पे हम एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा कृषि आ जाएगा, कृषि आ जाएगा। ठीक है, पशुपालन आ जाएगा, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या मत्स्य पालन भी बोल सकते हैं, मत्स्य पालन। देखिए पालन वाला जितने भी शब्द आएंगे, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या मत्स्य पालन या बकरी पालन, जो भी हो, ये सब कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, पालने वाला जितना भी शब्द जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, मत्स्य पालन हो गया। फिर इसके बाद लिखिएगा खनन, इसके बाद लिखिएगा खनन, डॉट 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 etc, और भी हो सकते हैं। चलिए द्वितीय क्षेत्र में लिखिएगा, द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, लिखिएगा उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र हो गया। पेट्रोल
डीजल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केरोसिन, कोयला, कोयला, ठीक है। चलिए इसमें भी कर लीजिए डॉट 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 etc, और भी हो सकते हैं। तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल लिखिएगा। तृतीय क्षेत्र को लिखिएगा सेवा, सेवा जैसे बैंक हो गया, परिवहन हो गया, बैंक, परिवहन, व्यापार, व्यापार, संचार हो गया, परिवहन हो गया, ये तो बोल दिए। बैंक, परिवहन, व्यापार, संचार, डॉट डॉट etc। चलिए ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एग्जाम में। पूछ देगा कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र का बताइए इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र है, तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से कोई एक रहेगा, तीन नहीं रहेगा। जैसे देखिएगा पूछेगा बताइए प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल क्या बताइएगा, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और खनन। खनन कहने का मतलब जमीन के अंदर से निकला हुआ कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु। जैसे जमीन से क्या क्या निकल जाता है, सोना निकल गया, हीरा निकल गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो आप कहिएगा भैया तो ये जितने भी चीज़ निकल रहे हैं, हाँ कोयला हो गया, तो ये जितने भी चीज़ निकल रहे हैं तो सब तो जा रहा है द्वितीय क्षेत्र में, है कि नहीं। कहने का अर्थ हुआ कि खनन करने के बाद मतलब कोड़ाई करने के बाद जो चीज़ निकलते हैं वहाँ तक होता है प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन निकालने के बाद वह वस्तु जो है फैक्ट्रियों में जाकर सप्लाई होकर जब परिवर्तन हो जाते हैं, कोयला में हो जाता है, पेट्रोल हो जाता है, डीजल हो जाता है, तब जाकर कौन सा क्षेत्र में हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र, जिसको उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत ये दोनों में। खनन करने के बाद जो भी वस्तु प्रदान होता है, जैसे कोई वस्तु अंदर से निकाल ले डायरेक्ट वो नहीं होगा, जाके उसको कच्चे में दिया जाता है फैक्ट्रियों में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम ही लोग जो हैं देखिएगा, हम ही लोग को पापा जो है किसानी करते हैं, तो किसानी में देखिएगा जैसे गेहूँ हो जाता है, चावल हो जाता है, तो ये तो प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाएगा, कृषि आता है ना प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन वही जो है गेहूँ चावल जो है ये वही वस्तु को हम जाकर मशीनों में काची करते हैं, उसको पिसा देते हैं, तो गेहूँ से क्या बनाता है बताइए, गेहूं से आटा। तो आटा बताइए कौन सा क्षेत्र में फिर हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि उस परिवर्तन करने वाला वस्तु कौन हो गया, द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम लोग मशीन बोलते हैं। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में मशीन आ जाता है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन एक एक करके लिखते चलिएगा। लिखेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। लिखेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, लिख लिए। लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मत्स्य पालन, देखिए एग्जाम्पल में लिखे थे वही लिखना है, जिसके अंतर्गत मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन इत्यादि आते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है या कहते हैं। लिख लिए। चलिए अब बताइएगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, बताइए। तो बताना है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, खनन, कृषि से संबंधित जो भी है वस्तुएं, वो सब किसके क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब आइए दूसरा नंबर पे द्वितीय क्षेत्र। लिखेगा द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। लिखेगा द्वितीय क्षेत्र में कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है,
ये पॉइंट याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। जो अभी नहीं लिखवाए हैं लिखवाएंगे। पहले द्वितीयक क्षेत्र लिख लीजिए। लिखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पेट्रोल, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत पेट्रोल, कोयला, डीजल, केरोसिन इत्यादि आते हैं, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। लिख लिए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूछेंगे कि बताइए द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो बताना है द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पेट्रोल, कोयला, डीजल, केरोसिन, फैक्ट्री इत्यादि आते हैं। फैक्ट्री भी किसके क्षेत्र में आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। यहाँ पे लिखा है ना उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र का मतलब फैक्ट्रियाँ, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं सब कौन सा क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरा नंबर पर आइए, तृतीयक क्षेत्र। लिखिएगा, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? लिखिएगा आंसर में, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार, बैंक, परिवहन, संचार का मतलब समझते हैं क्या होता है? बताइए, संचार का अर्थ क्या होता है? संचार का अर्थ हुआ न्यूज, जिसको हम पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम क्या कर लेते हैं? जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे वस्तुओं को क्या कर लेते हैं? जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र में आ जाता है? तृतीयक क्षेत्र में। जैसे हम पूछ देंगे, बताइए मोबाइल कौन सा क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है। न्यूज, जैसे देखिएगा टीवी मोबाइल पे सब न्यूज देखते हैं ना, तो कौन सा क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में। कोई दिक्कत? जैसे पेपर पढ़ते हैं हम लोग, पेपर भी कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वो सेवा प्रदान कर रहा है कि नहीं? पेपर के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं कि हाँ यहाँ मतलब कि कौन सा घटना घटा है कि नहीं? तो कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में। तो बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, हम लोग 3 क्षेत्र पढ़े। इससे ऊपर देखिए लिखा है आप लोग को कि अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। समझिएगा, लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। बोलिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन इत्यादि आते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, फैक्ट्री इत्यादि आते हैं। उसे कौन सा क्षेत्र कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जो हम लोग को सेवा प्रदान करे। तृतीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बैंक, बताइए बैंक हम लोग को सेवा प्रदान करती है कि नहीं करती है? तो बैंक हो गया, परिवहन हो गया। परिवहन करने का मतलब मोटर गाड़ी जितने भी हैं, बस ट्रेन जो भी ले लीजिए, सब परिवहन के क्षेत्र में आ जाता है। व्यापार, देखिएगा जो लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, बताइए गाँव में घरे घरे हम लोग को सुविधा प्रदान हो जाता है। तो व्यापार भी कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। संचार अभी बताए, जो न्यूज हो गया, पेपर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब कौन सा क्षेत्र में हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए यहाँ तक। इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसके ऊपर पढ़े हम लोग अर्थव्यवस्था के ढांचा या संरचना।
से आप क्या समझते हैं? फिर पढ़े अर्थव्यवस्था के ढांचा संरचना को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था के प्रकार। लिखिएगा, लिखिएगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। लिखिएगा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पूछ देगा कि बताइए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के, तो बताइएगा अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा लिखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। लिख लिए? पूछ देगा कि बताइए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जितना भी आज पढ़ा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।